नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा लंबित, सर्टिफिकेट जांच भी अधूरा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा 1 साल बाद भी नहीं हो सकी है। अभी भी इसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। 10 फरवरी तक आवेदन भरने की आखिरी तारीख है। वेतनमान को लेकर 2022 के बजट सत्र के बाद राज्य सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन इसी माह के अंत से 2023 का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर एक भी बैठक नहीं हुई। बता दें कि पारा शिक्षक इस पर फिर से गोलबंद हो रहे हैं और आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य के करीब 61,000 पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया ही अप्रैल 2022 से शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। अभी भी सभी पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। इस वजह से आकलन परीक्षा के लिए पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सीआईपी में तीसरे चौथे ग्रेड के लिए हो रही भर्ती परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों का हंगामा। मतलब केंद्रीय मंच चिकित्सा संस्थान में तीसरे और चौथे ग्रेड में नियुक्ति के लिए सीबीटी मोड में टेस्ट का आयोजन रविवार को किया गया था। 1048 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पूरे राज्य से अभ्यर्थी पहुंचे थे। रांची के बूटी मोड़ के पास चौधरी पेट्रोल पंप के समीप स्थित शिवा इन्फोटेक में अभ्यर्थियों का टेस्ट सेंटर था। अधिकांश अभ्यर्थी टेस्ट देने बैठ गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर परीक्षा कैंसिल होने की सूचना दी गई। सूचना के प्रति अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ बाहर लगा दी गई। वहीं सेंटर प्रबंधन की ओर से कंप्यूटर बंद कर परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए सेंटर ऑब्जर्वर्स सुरेंद्र पोलीवाल और डॉक्टर अविनाश शर्मा ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे तक हंगामा करने और प्रबंधन द्वारा परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर झामुमो ने उठाया सवाल, कहा इसमें निजी हित है। बता दें कि झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने देवघर में नैनो फर्टिलाइजर के उद्घाटन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर नैनो फर्टिलाइजर का उद्घाटन केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है, उसकी जमीन को लेकर खेल हुआ है। सुप्रियो ने कहा कि उस जमीन पर पहले टाटा कंपनी साबुन बनाती थी, फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में साबुन कंपनी का विलय हो गया, फिर जायडा की वह जमीन 2016 में एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गई। खेल यह था कि इसे सहकारिता विभाग के अधीन लाया जाए, जहाँ जमा भारत सरकार को बनाया जाए, लेकिन हित निजी के सौदे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमित शाह के 1 माह के 2 दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड में चुनाव आ गया है। 2014 से 19 तक केंद्र के लोग ज्यादा आते जाते थे। सारे लोक लुभावने काम झारखंड से ही शुरू हुए, चाहे आयुष्मान हो या उज्ज्वला योजना। फिर एकदम से झारखंड को भुला दिया गया था। 3 साल में प्रधानमंत्री 1 बार आए, गृह मंत्री तीसरी बार आए। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता था कि झारखंड कोई प्राथमिकता में ही नहीं है। झारखंड में एनडीए को मिलेगा लोजपा का साथ, रामगढ़ उपचुनाव में करेंगे प्रचार। बता दें कि लोजपा ने रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार सुनीता देवी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने रविवार को मीडिया को दी। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी रामगढ़ उपचुनाव में कैंप करेंगे और सुनीता देवी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुनाव समिति का गठन किया है। संचालन समिति का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज को ही बनाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 4 उपचुनाव गंवा चुकी बीजेपी के लिए रामगढ़ उपचुनाव प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। हालांकि इन चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के रूप में आजसू के प्रत्याशी मैदान में है। आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के लिए भी चुनौती है। झारखंड में 8 कमजोर जनजातियों की स्थिति चिंताजनक, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती। बता दें कि अति कमजोर जनजातियों पर सबसे अधिक चिंता जताते हुए केंद्रीय बजट में सरकार ने इनके विकास के लिए विशेष प्रावधान किया है। झारखंड में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 26% से अधिक जनजातियों के विकास की क्रियावध प्रारंभ हो गई है, जो एक सुखद संदेश है। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। इनमें 8 अनुसूचित जनजातियां हैं, जो अति कमजोर जनजाति पीबीटीजी के नाम से जानी जाती है। इनमें माल पहाड़िया, सरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, कोरबा पहाड़िया, बिरहोर और सबर शामिल है। झारखंड में अति कमजोर जनजातियों की कुल संख्या 2,92,359 है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में निवास करने वाली अति कमजोर जनजातियों के घरों की संख्या 64,807 है। जनजातियों के अति कमजोर वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ये जनजातियां सुदूर इलाके में जंगलों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र में निवास करती है।
साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और विधायक इरफान अंसारी पहुंचे ईडी ऑफिस से। अवैध खनन और कैश कांड में दोनों से अलग अलग हो गई पूछताछ। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए के साहिबगंज में हुए अवैध खनन और विधायक कैश कांड मामले को लेकर आज विधायक इरफान अंसारी एवं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से ईडी पूछताछ करेगी। दोनों को सम्मन भेजे जाने के बाद वे आज हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच चुके हैं। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। सूत्र के माने तो दोनों से लंबी पूछताछ की जा सकती है। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए साहिबगंज डीसी को 23 जनवरी को बुलाया गया था। उस दिन 8 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की गई थी, जबकि 16 फरवरी को विधायक इरफान अंसारी को हाजिर होने को कहा गया था, पर वे हाजिर नहीं हुए थे। मतलब कि बीते 23 जनवरी को डीसी रामनिवास यादव से ईडी पूछताछ की थी। लगभग 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान वह अपनी ही रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों को भूल गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने ईडी से समय की मांग की थी। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ईडी ने 6 फरवरी को हाजिर होने को कहा था। झामुमो का पलटवार, विपक्ष की सरकार भाजपा को खटकती है। अडानी मामले में क्यों नहीं करती जांच की मांग। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे के बाद झामुमो ने उनके बयान पर पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की सरकार भाजपा की आंखों में खटकती है, इसलिए यहाँ की सरकार को गृह मंत्री भ्रष्ट बताते हैं। रविवार को झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अडानी मामले में भाजपा, केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी को जमकर घेरा। इस मामले में सेबी व आरबीआई के खिलाफ भी सीबीआई और ईडी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराए। उन्होंने कहा कि अडानी का मामला देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, लेकिन भाजपा के लोग चुप है। ईडी, सीबीआई और आयकर को जांच करनी चाहिए कि इन्होंने 2014 से लेकर अब तक की अवधि में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की खामोशी उसके चरित्र को उजागर करती है। भाजपा को यह मांग करनी चाहिए कि हमारे समूह पर जो आरोप लगाया है उसकी जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी को रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह शब्द दिया गया है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही बड़ी बात। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से बजरंग महतो यूपीए के साझा प्रत्याशी के रूप में 7 फरवरी को नामांकन करेंगे। नामांकन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। झामुमो की ओर से मंत्री जोबा मांझी और विधायक सबिता महतो मौजूद रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी के मंत्री व वरिष्ठ नेता नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रभारी अविनाश पांडे सोमवार की शाम रांची पहुंचेंगे। प्रभारी पार्टी के आला नेताओं के साथ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। फिर पार्टी कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति बनेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में पूरा यूपीए एकजुटता के साथ मैदान में होगा। उपचुनाव में भाजपा को सशक्त देंगे। एक बार फिर राज्य में भाजपा मुंह की खाएगी। बांग्लादेश में श्री ठाकुर की संपत्ति पर कब्जा मामले में केंद्र गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों दिनों यानी 4 और 5 फरवरी को देवघर के दौरे पर थे। अपने प्रवास के दूसरे दिन रविवार को सुबह दिल्ली रवाना होने से पहले श्री शाह यहाँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम गए। सत्संग आश्रम में वह श्री ठाकुर के प्रपौत्र आचार्य देव आर्क धोती चक्रवर्ती उर्फ बाबादा से मिले। लगभग 10 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। बातचीत में आचार्य देव ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। यदि वह पैतृक संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाता है तो वहाँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक बड़ा स्मारक बनवाते हैं। इस पर श्री शाह ने कहा कि सरकार उनकी पैतृक संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के प्रति गंभीर है। बांग्लादेश की सरकार से पूरी गंभीरता से इस पर पहल हो रही है। जल्द सुखद समाचार मिलेगा। आचार्य देव ने गृह मंत्री से कहा कि आपके राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से हम प्रभावित हैं। आपने जो बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, विशेषकर कश्मीर को लेकर, वह देशभक्ति का उदाहरण है। लातेहार में पीएलएफआई के उग्रवादी ने जेसीबी को जलाया, पर्चा फेंक कर ली जिम्मेदारी। बता दें कि लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के साधवाडी गांव में रविवार देर रात लगभग 1 बजे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई के उग्रवादी ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी को जला दिया। घटना की सूचना मिलते ही राणा भानु प्रताप सिंह दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उग्रवादी जंगल में भाग गए। बताया गया कि पीएलएफआई उग्रवादी ने जेसीबी पर डीजल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। इसके बाद वे जंगल में भाग गए। उग्रवादी ने लेवी के लिए घटना को अंजाम दिया है। इस संगठन ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर जेसीबी को जलाने की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादी ने धमकी दी है कि बिना संगठन के आदेश से काम करने वाले को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। करवट ले रही है सतु गांव की जिंदगी। आजादी के 75 साल बाद पहली बार रोशन हुआ बूढ़ा पहाड़। बता दें कि 3 दशक तक नक्सलियों को गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ के घनघोर जंगलों में बसे गांव के गरीब आदिवासियों तक सरकारी योजनाएं पहुंचना दूर का काम था। लेकिन झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल की सीधी हुई रणनीति और लंबे संघर्ष से इन इलाकों की तस्वीरें बदलने लगी है। पुलिस ने पहले बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया। अब यहाँ के लोगों तक सरकार की विकास योजनाएं पहुंचने लगी है। हेसातु गाँव इसकी मिसाल है। अंधेरी रातों को अपनी नियत मान चुके यहाँ के लोगों आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली की रोशनी
देखी है। बता दें कि 4 फरवरी को पहली बार बूढ़ा पहाड़ के हेसतो कैंप के समीप लगे नए ट्रांसफार्मर को चार्ज कर बल्ब जलाया गया। रातों रोशन होने से ग्रामीण उत्साहित हैं और बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। यह झारखंड पुलिस और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रयास से संभव हो पाया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार यहाँ कुछ साल पहले बिजली के खंभे और अन्य उपकरण लगाए गए थे, लेकिन अब तक बिजली की व्यवस्था बहाल नहीं हुई थी। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के बाद डीजीपी नीरज सिन्हा ने यहाँ बिजली व्यवस्था सुनिश्चित कराने का जिम्मा झारखंड जगुआर के एसपी अजित पीटर डुगडुंग को सौंपा था। डीजीपी के निर्देश मिलने के बाद एसटीएफ एसपी ने जेबीबीएनएल के निदेशक के वर्मा से संपर्क किया और लगातार उनसे समन्वय बनाकर काम किया है। झारखंड के 12 नक्सलियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, 3 पर है 1-1 करोड़ का इनाम। बता दें कि झारखंड सरकार ने 12 नक्सलियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नक्सलियों के खिलाफ 18 अप्रैल 2018 को गोयलकरा थाने में आईपीसी की धारा 121 और धारा 121 के तहत दर्ज किए गए मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलेगा उनमें भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी के 3 नक्सली भी शामिल हैं। तीनों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। इनमें गिरिडीह पिरटान थाना क्षेत्र के भादनाडीह का निवासी मिसेल बसरा उर्फ सुनिर्मल उर्फ भास्कर, गिरिडीह के पिरटान थाना क्षेत्र के झारा गांव का रहने वाला आनंदा उर्फ पतिराम माझी और धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के दालूमादा का रहने वाला विवेक उर्फ प्रयाग उर्फ करम उर्फ तुकु माझी शामिल है। विवेक को छोड़कर 2 अन्य नक्सलियों पर घोषित इनामी राशि की वैधता समाप्त हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से वैधता बढ़ाने की अनुशंसा की है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।